हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा आसान सा सवाल पूछूं जो नॉर्मली लोग पूछते भी हैं कि अगर आपको एक दिन के लिए डीएम बना दिया जाए तो क्या आप बिना बायसनेस के कोई फैसला ले पाएंगे? क्या आप अपने परिवार के खिलाफ एक्शन ले पाएंगे या फिर क्या आप पब्लिक प्रेशर और सोशल मीडिया ट्रायल से बच पाएंगे? तो आज की दुनिया अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन नहीं बल्कि चैलेंज यह है कि सही कैसे रहा जाए, वह भी तब जब गलत होना आसान हो। तो आज यहीं पर हजारों साल पुरानी रामायण रेलेवेंट हो जाती है और यहीं हमें समझना चाहिए कि वह गवर्नेंस मॉडल, वह एथिक्स का मॉडल क्या है जो हमें आज भी गाइड कर सकता है। क्योंकि आज ट्विटर ट्रेंड्स सरकार को बदल देते हैं, सरकार की सोच को बदल देते हैं, मीडिया नैरेटिव्स परसेप्शन बनाते हैं और पब्लिक ट्रस्ट टूट रहा है। तो आज कोई टाइमलेस गवर्नेंस मॉडल अगर हम ढूंढें तो वह रामायण में मिलता है। और आज के इस वीडियो में हम रामायण को मैथोलॉजी और धार्मिक पुस्तक की तरह नहीं बल्कि एक IAS के प्रिपरेशन मैनुअल की तरह से, पॉलिटिकल एथिक्स के गाइड की तरह से और नेतृत्वकर्ता के गुणों के तौर पर पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य और ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। देखिए, राम राज्य का क्या मतलब है? राम राज्य का मतलब आप देखेंगे तुलसीदास जी की रामायण में और बहुत जगह पर जीरो हंगर होना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर होना चाहिए, फियर फ्री सोसाइटी होनी चाहिए। लेकिन आज इसे जोड़िए, इंडिया में अभी भी हंगर इंडेक्स एक तरीके से बड़े डिबेट का मुद्दा है। गवर्नेंस स्कीम जहां पर नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए एक एक्ट है, आयुष्मान भारत है, वह चल रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का गैप सीधा दिखाई देता है। और यहीं पर आप कह सकते हैं कि पॉलिसी बस बनाना आसान है और डिलीवर करना मुश्किल है, और डिलीवर करना ही वास्तव में असली गवर्नेंस है। राम ने पॉलिसी नहीं, आउटकम डिलीवर किया। राम का वादा था कि राज्य का कर्तव्य है कि नागरिक को अधिकार दिया जाए, और आज की तस्वीर में जब आप देखते हैं तो योजनाएं हैं लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव है। और इसीलिए हमें पॉलिसी नहीं, कैरेक्टर की जरूरत है। तो लीडरशिप जो राम ने दिखाई उसे भी समझना चाहिए। भगवान राम ने जो लीडरशिप की स्किल्स दिखाए, वहां पर लीडरशिप का मतलब सेक्रीफाइस, त्याग है। लेकिन राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया और उन्होंने चुपचाप वनवास को ग्रहण किया बिना किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन किए हुए। आज कंपेयर करिए आप, क्या कोई नेता बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के वॉलंटरली अपनी पावर छोड़ सकता है? कितने ब्यूरोक्रेट्स आपको मिलेंगे जो ट्रांसफर के डर के बिना डिसीजन लेते हों? रियल वर्ल्ड में ऑनेस्ट ऑफिसर्स अक्सर साइडलाइन कर दिए जाते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर सिस्टम का हिस्सा होता है। और यही रीजन है कि आज भी दुनिया नेल्सन मंडेला को याद करती है, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, उन्हें आइडियल लीडर माना जाता है। यहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विदाउट पर्सनल कॉस्ट लीडरशिप केवल एक पोजीशन होती है, कैरेक्टर नहीं होता। और यही बड़ा अंतर क्रिएट करता है। और सिविल सेवक के लिए भी यही बात सच होती है कि क्या IAS अफसर सच में सिविल सर्विस कर रहे हैं, क्या वह सेवक है? सेक्रीफाइस इसीलिए बहुत बड़ा टर्म बन जाता है। अब राम के 14 वर्ष के इस वनवास को जरा सा एक नजर से देखिएगा, क्योंकि यह बताता है कि पावर छोड़ना ही असली पावर है। जो सत्ता पर पकड़ रखे वह शासक है, लेकिन जो सत्ता को छोड़ सके वह लीडर है। राम ने राज्य त्यागा, धर्म को महत्व दिया, सत्ता को महत्व नहीं दिया, और इसी से बनती है भगवान राम की लीगेसी। अब दूसरे पहलू पर आते हैं। रामायण का ही धोबी प्रसंग है जहां पर पब्लिक ओपिनियन के कारण राम जी अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं। आज कि इस दौर में अगर आप देखिए तो सोशल मीडिया ट्रायल्स होते हैं, हैशटैग जस्टिस होता है और फेक न्यूज़ का प्रेशर होता है। फर्क क्या है? राम जी ने डिसीजन लिया लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। लेकिन आज लीडर्स ब्लेम गेम खेलने लगते हैं, ब्यूरोक्रेसी फाइल पुश करती रहती है, और लेसन हमसे यह मिलता है कि लीडरशिप का मतलब डिसीजन और परिणाम दोनों को एक्सेप्ट करना है। और यहीं से आता है अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जहां पर धर्म और ट्विटर ट्रायल के बीच में हमें समझना होगा कि राम जी ने धोबी की बात सुनी और न्यायपूर्ण निर्णय लिया। आज 280 अक्षरों में ट्विटर पर सब कुछ फैसला हो जाता है। असली जवाबदेही जो होती है वह प्रक्रिया और विवेक दोनों के साथ आती है, और
साथ ही साथ उसके परिणामों को भुगतने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर सिस्टम वर्सेस कैरेक्टर के लिए हम भरत के कैरेक्टर को देख सकते हैं। भरत का कैरेक्टर ये दिखाता है कि पावर बिना ईगो के होना चाहिए। आज की पॉलिटिक्स में आप देखोगे परिवारवादी राजनीति होती है, पावर को ग्रैब करने की, पावर पर कब्जा करने की हमेशा होड़ मची रहती है, और जो गठबंधन होते हैं वह वास्तव में मैनिपुलेशन की तरह किए जाते हैं। भरत क्या करते हैं? अगर आप भरत के कैरेक्टर को याद कीजिए तो भरत पावर को रिजेक्ट करते हैं। उनको वरदान में ही राज्य मिल गया था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सिंबॉलिक लीडरशिप रखते हैं। सिंबॉलिक लीडरशिप मतलब वे राम की खड़ाओं को राजा मानते हैं और 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल में आप देखिए तो केयर टेकर गवर्नमेंट, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट वास्तव में पावर्स को मिसयूज करने का प्रयास करती है। यहां से हमें यह सीखना चाहिए कि पावर एक जिम्मेदारी है, यह एंटाइटलमेंट नहीं है, और इसे हम एंटाइटलमेंट की तरह नहीं ले सकते। पावर को ट्रस्टीशिप, जो कि गांधी की अवधारणा भी है, उसके हिसाब से लेना चाहिए। अब यहां पर हनुमान जी का भी एक कैरेक्टर है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी के कैरेक्टर को आप एक आइडियल सिविल सर्वेंट का कैरेक्टर देख सकते हो, पा सकते हो। आज के ऑफिसर के सामने डिजास्टर मैनेजमेंट का मामला है, जहां पर फ्लड्स हैं, रायट्स हैं, पॉलिसी एग्जीक्यूशन का मामला है, क्राइसिस कम्युनिकेशन का मामला है। हनुमान जी ने क्या किया? ध्यान दीजिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग करी, लंका के मिशन पर गए, वहां पर उन्होंने पूरे लंका की छानबीन करी। सबसे पहले वो पूरी लंका घूमते हैं, बाद में सीता जी के पास जाते हैं, बाद में लंका जलाते हैं, लेकिन पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, फिर रिस्क लेते हैं और प्रिसाइज रिपोर्टिंग करते हैं। तो आज के कंटेक्स्ट में एक डीएम अगर मिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल कर ले, रिलीफ को इफेक्टिवली पहुंचा दे, तो वही मॉडर्न हनुमान बन जाएगा। कंपिटेंस और इंटीग्रिटी ही एक आइडियल सिविल सर्वेंट बनाती है, जो हनुमान जी के कैरेक्टर से बहुत साफ दिखाई देता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हमें समझना चाहिए। एक आईएएस के अंदर मिशन की स्पष्टता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, और उसके साथ साथ आपको वहां पर ग्राउंड लेवल पर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होगा और निडर क्रियान्वयन करना होगा, जो हनुमान जी के कैरेक्टर से बिल्कुल साफ दिखता है। कोई निजी एजेंडा नहीं, केवल जन सेवा ही उनका लक्ष्य है। कोई फाइल नहीं, केवल हकीकत को वो देखते हैं और दबाव में भी सही निर्णय लेते हैं और अपने निर्णयों को सही तरीके से कम्युनिकेट भी करते हैं। एक कैरेक्टर विभीषण का भी आता है। विभीषण एज अ विसिल ब्लोअर आप समझ सकते हैं। आज विसिल ब्लोअर को थ्रेट दिया जाता है, धमकियां दी जाती हैं, ट्रांसफर होता है, हैरेसमेंट होता है, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर होता है। विभीषण के कैरेक्टर को याद कीजिए, फैमिली में रहकर फैमिली के विरुद्ध खड़े थे, ट्रस्ट मेंटेन करते थे और ट्रुथ बोलते थे। साथ ही साथ आज अगर आप देखिए तो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिस्टम को कब आप सुधार सकते हैं। सिस्टम को आप तब सुधार सकते हैं जब सिस्टम में सिस्टम की कमियों को इंडिकेट करने वाला व्यक्ति सिस्टम के अंदर होगा। सिस्टम छोड़ करके आप सिस्टम कोई कमियों को दूर नहीं कर सकते। तो यहां पर विसिल ब्लोअर्स को बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि उन्होंने परिवार और धर्म में धर्म को चुना, रावण को चिताया, हालांकि वो सुने नहीं गए। उन्होंने अपना निष्कासन सुधारा और सत्य के लिए पूरी सुविधा छोड़ दी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सत्य के लिए अपने राजा के विरुद्ध खड़ा हो सके वही असली देशभक्त है, और यह विभीषण के कैरेक्टर से पता चलता है। और अब आते हैं, चूंकि आप एथिक्स के पेपर और गवर्नेंस के पेपर के हिसाब से देख रहे हैं, तो एथिकल डायलेमा भी एक बड़ा मुद्दा होता है। इसको रियल एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस के साथ देखिएगा। सबसे पहला और बड़ा एथिकल डायलेमा दिखाई देता है बाली के वध का। आपको याद होगा भगवान राम ने छुप कर बाली को मारा था, छुप कर बाली को मारा था, जहां पर उन्होंने छल कपटपूर्ण हमला किया, अनुचित युद्ध किया, युद्ध के नियम तोड़े, और वे राम के स्वयं के शत्रु भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने काम क्यों ऐसा किया? क्योंकि उन्होंने सुग्रीव की रक्षा का वचन दिया था, धर्म की स्थापना का उद्देश्य था और अत्याचारी शासन का अंत था। तो यहां पर केंद्रीय प्रश्न यह उठता है कि क्या साधन जो साध्य है वह साधन का औचित्य सिद्ध कर सकता है, जो ऑब्जेक्टिव है वह प्रक्रिया का, वह मार्ग का औचित्य सिद्ध कर सकता है या नहीं कर सकता है। यह एक एथिकल डिलेमा है, और यहां पर सबसे कठिन सवाल है कि लक्ष्य की पवित्रता साधन की त्रुटि को माफ करेगी या नहीं करेगी।
आज की इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो एनकाउंटर किलिंग्स पर डिबेट होती है, नेशनल सिक्योरिटी बनाम ह्यूमन राइट्स की डिबेट होती है, एंड्स जस्टिफाइज मींस का सवाल उठता है। और राम का डिसीजन कंट्रोवर्शियल है यहां पर, एग्जैक्टली वही डायलेमा जो आज के पॉलिसी मेकर्स फेस करते हैं। लेसन क्या है, इससे सीख क्या मिलती है? सीख यह मिलती है कि एथिक्स कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते हैं, ग्रे जोन गवर्नेंस का एक इसेंशियल पार्ट है जहां पर आपको सबके व्यापक हित पर ज्यादा ध्यान देना होगा। दूसरा एथिकल डिलेमा का पर्सन जो आता है वह है रावण, रामायण का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स में से एक। देखिए, रावण एक आइडियल एग्जाम्पल है पावर करप्ट्स का। एक हाईली एजुकेटेड और पावरफुल व्यक्ति है और यह व्यक्ति 10 सिर रखता है लेकिन विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। इसके पास ज्ञान था पर अहंकार ने अंधा कर दिया। इन्होंने अपने एडवाइजर्स को इग्नोर किया, विभीषण की बात नहीं मानी और इको चैम्बर में रहता था, यानी कि केवल हाँ कहने वाले दरबारियों से ही यह घिरा रहता था। इसका परिणाम क्या हुआ? लंका ढह गई। अहंकारी निर्णय पूरे साम्राज्य का नाश करता है। आज के सिस्टम में अगर आप देखिए तो एजुकेटेड लीडर्स भी आपको करप्ट दिखाई देते हैं। इंटेलिजेंस को मॉरलिटी नहीं कहा जा सकता। हिस्टोरिकल पैरेलल्स में अगर आप देखोगे तो एडोल्फ हिटलर इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, मुसोलिनी इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जब इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तो स्ट्रॉन्ग लीडर्स डेंजरस बन जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस का बने रहना और इंस्टीट्यूशंस का पावरफुल रहना लीडर्स को सही तरीके से मॉरली करप्ट होने से रोकता भी है। तो अब हम रामायण को अगर कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट से जोड़ें तो आपको और भी बहुत बेहतरीन चीज समझ आएगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जो विजन लेकर आता है वो आधुनिक राम राज्य का विजन है, जहां पर इक्वालिटी की बात होती है, जस्टिस की बात होती है, वेलफेयर की बात होती है। वही राम राज्य का जो आइडिया था उसी का मॉडर्न विजन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कानून तो बने हुए हैं लेकिन उनका एनफोर्समेंट वीक है। राइट्स हैं लेकिन उनकी राइट्स तक पहुंच जो है वो असमान है। और सीधा अगर हम देखें तो इससे लेसन ये मिलता है, इससे शिक्षा यह मिलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क देता है जबकि राम राज्य उसका परिणाम है। तो राम राज्य, जैसे हम रूल ऑफ लॉ की बात करें, पब्लिक सर्वेंट की बात करें और सॉवरेनिटी की बात करें, सॉवरेन पीपुल्स की बात करें, तो हमारा संविधान ही आज आधुनिक रामायण का पूरा रिफ्लेक्शन देता है। देखिए, अब आधुनिक थिंकर्स की अगर हम बात करें तो अमर्त्य सेन ने जस्टिस की बात की, जहां पर प्रैक्टिकल एथिक्स की बात होती है। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल दिया वह रूल बेस्ड सिस्टम का मॉडल था। रामायण इन दोनों पर फोकस करता है, वह जस्टिस के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी पर भी फोकस करता है। आज के डिजिटल एज में अगर आप देखें तो जो लंका है वह वास्तव में एक तरीके से डिजिटल एज ही है आपकी, जहां पर फेक न्यूज़ का इल्यूजन होता है, डेटा थेफ्ट होता है, डिजिटल किडनैपिंग होती है, एआई बायसनेस होता है, यानी कि इनविजिबल इनजस्टिस होता है। तो टेक्नोलॉजी बदल गई है लेकिन एथिकल चैलेंजेस तब के और आज के बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। यूपीएससी के लिए इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो एथिक्स के आंसर में केवल डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको एग्जाम्पल लिखना है। जैसे राम के लिए ड्यूटी अबव सेल्फ का कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, हनुमान के लिए एफिशिएंट एग्जीक्यूशन का मुद्दा ले सकते हैं, विभीषण के लिए मॉरल करेज का मुद्दा ले सकते हैं। एग्जामिनर को यही चाहिए, थ्योरी प्लस स्टोरी प्लस एप्लीकेशन। अगर आप ये करते हैं तो बहुत बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, रामायण हमें यह नहीं सिखाती है कि राम बनो, रामायण यह सिखाती है कि आप सिस्टम में हैं तो कैसे बिहेव करें, आप प्रेशर में हैं तो कैसे डिसाइड करें, आप पावर में हैं तो कैसे कंट्रोल में रहें। और आज के इंडिया में सिर्फ पॉलिसीज नहीं चाहिए, हमें कैरेक्टर भी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज यही रीजन है कि रामायण आज भी रेलेवेंट है। भारतीय समाज आज भी रामायण को उतने ही चाव से पढ़ता है और देखता है। और इसीलिए हमारी कमजोरियां, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि रामायण हमारी कमजोरियों को सॉल्व करने के तरीके बताता है और रामायण के कारण हम यह रियलाइज़ कर पाते हैं कि हमारी कमजोरियां तब भी वही थीं, आज भी वही हैं, हमारी कमजोरियां बदली नहीं हैं। कमेंट में अब आप अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप डीएम होते तो क्या आप राम जैसा डिसीजन ले पाते? क्या अकाउंटेबिलिटी के लिए आप पर्सनल सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, कर पाते? अवश्य कमेंट कीजिएगा, यह महत्वपूर्ण है।
मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। और इसके साथ साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 7 अप्रैल से 2027 या 2028 के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये प्रतिज्ञा P2I बैच होगा, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। बैच की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक और हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कोर्सेज खरीदने से पहले आप PK Live कोड का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी दिलाएगा। तो धन्यवाद, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।